नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। हरियाणा में लंपी वायरस की एंट्री से पशुपालकों में दहशत का माहौल है। इस बीमारी से पशुओं में तमाम लक्षण दिखाई देने के साथ ही उनकी मौत होने का भय भी बना रहता है। हालांकि हरियाणा के पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने भी इस मामले में विभाग को सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे इस मामले पर चर्चा। हरियाणा में लंपी वायरस पैर पसार चुका है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग और पशुपालकों की चिंता बढ़ गई है। लंपी त्वचा रोग के मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। इस संक्रमण से मुख्य रूप से गायें संक्रमित हो रही हैं। वहीं भैंसों में संक्रमण की दर कम है। पशु चिकित्सा विशेषज्ञ के अनुसार आने वाले दिनों में यह संख्या और ज्यादा हो सकती है। लंपी वायरस क्या है? मवेशियों में कैप्रीपॉक्स वायरस से फैलने वाली बीमारी। लंपी त्वचा रोग एक संक्रामक बीमारी है। बहुत तेजी से एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। दूषित भोजन और पानी के जरिए भी फैलती है। पशुओं में तमाम लक्षणों के साथ मौत की संभावना। पहला केस 1929 में अफ्रीकी देश जाम्बिया में मिला था। अगस्त 2019 में भारत में लंपी का पहला केस मिला। जुलाई 2022 में भारत के कई राज्यों में फिर से फैला लंपी वायरस। इस बीमारी से पशुओं में तमाम लक्षण दिखाई देने के साथ ही उनकी मृत्यु होने का भय भी बना रहता है। अब ग्राफिक्स के जरिए लंपी वायरस के लक्षण भी जान लीजिए। लंपी वायरस के लक्षण: तेज बुखार, शरीर पर गांठें होना, बांझपन या गर्भपात, एक या दोनों आंखों में गहरे घाव, दूध उत्पादन क्षमता का घटना। इन्फेक्शन होने के बाद लक्षण दिखने में 4 से 7 दिन का समय लगता है। ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरी इलाकों में भी गायें लंपी वायरस की शिकार हो रही हैं। डर के मारे पशुपालक अपनी गायों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने की कोशिश कर रही हैं। लंपी की चपेट में हरियाणा के 14 जिले, 8 जिले अभी लंपी से सुरक्षित। चरखी दादरी, गुरुग्राम, झज्जर अभी सुरक्षित। मेवात, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत भी सुरक्षित। अब तक 80 से ज्यादा गायों की मौत। 1500 के करीब गांवों में लंपी वायरस का प्रकोप। प्रदेश के सभी 18 जिलों में गॉट पॉक्स दवा का वितरण। हरियाणा के पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने भी इस मामले में विभाग को जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा सरकार लंपी वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसे हमारे कोविड की बीमारी आई थी, उस तरह की ही एक पशुओं की बीमारी है। इसमें कोई हमने हरियाणा सरकार ने कमी नहीं छोड़ी है। जो भी हमारी जानकारी आई, तुरंत हमने गाइडलाइन जारी की, तुरंत हमने वैक्सीन बगैर टेंडर किए मुख्यमंत्री जी से स्पेशल परमिशन लेकर के वैक्सीन मंगवाई। वैक्सीन को जिला स्तर पर नीचे भिजवाया, वैक्सीनेशन का काम हो गया। और कहीं पर भी मंत्री जी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रोएक्टिव होकर के कार्रवाई की है, कहीं पर कोताही नहीं बरती। कोरोना के बाद अब इस लाइलाज वायरस ने सरकार और प्रशासन की चिंता को बढ़ाकर रख दिया है। अब देखना ये होगा कि लंपी वायरस की रोकथाम के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अशोक ग्रोवर रतिया से मेरे साथ जुड़ गए हैं और फरीदाबाद से जयप्रकाश भाटी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अशोक, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ये जो वायरस है अब तेजी से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। 2019 में पहला मामला सामने आया था, उसके बाद मामले रुक गए थे, लेकिन अब हालत जो है, जो हालात है, वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए सृष्टि, मैं आपको बता दी, लंपी वायरस जो स्किन की बीमारी है पशुओं में, वो रतिया में फैली हुई है। काफी मरीज, सैकड़ों की संख्या में मरीज इसमें जो पीड़ित है, पशु पीड़ित है। मैं इस वक्त एक गौशाला में खड़ा हूं, आप देख सकते हैं पीछे मेरे, यहाँ पर तकरीबन 70 के करीब पशु हैं जो इस बीमारी की चपेट में हैं।
और यहाँ पे जो डॉक्टर है इनके, डॉक्टर सुनील, वो इसका इलाज कर रहे हैं, मेरे साथ मौजूद भी हैं और उनसे मैं बातचीत करता हूँ इस बीमारी को लेकर किस तरह से वो ले रहे हैं। हरियाणा न्यूज में स्वागत है आपका। धन्यवाद। हाँ, ये बताएं, जो ये बीमारी फैली है लंपी स्किन की, किस तरह की बीमारी है, किस तरह इफेक्टेड होते हैं पशु इसमें? मैं हरियाणा न्यूज के दर्शकों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो लंपी स्किन जो बीमारी है, ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है और ये कोविड-19 के साथ ही 2019 के अंदर भारत में इसका पहला केस जो है वो देखा गया। तो 2019 के बाद से अब 2022 हो गया। 3 साल के अंदर ये बीमारी धीरे धीरे लगभग हरियाणा प्रदेश के साथ साथ बाकी भारत के सभी राज्यों के अंदर आ गई। तो अभी तक क्या है कि ये एक आशंकित केसेज है, क्योंकि हमने जो कि ये जो लक्षण आ रहे हैं उस देश से आ रहे हैं, इसलिए हमने जो आशंकित संक्रमित पशु हैं उनके सैंपल लेके जो हमारी हाई सिक्योरिटी लैब है भोपाल में, वहां भेजे हुए हैं। तो वहां से रिपोर्ट अभी लंबित है। एक ये अभी रतिया में 12 पशुओं की भी मौत हो चुकी है, सैकड़ों की संख्या में इस बीमारी की चपेट में। कितना आंकड़ा आपका, सरकारी आंकड़े क्या कह रहे हैं? देखो, मेरे पास पूरे जिले का आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन जो मेरे हॉस्पिटल का जो आंकड़ा है उसके अंदर, क्योंकि रतिया शहर के अंदर 4 गौशालाएं हैं और उन गौशालाओं के अंदर लगभग 5000 हमारे पास गोवंश है। तो उन 5000 गोवंश के अंदर 172 के आसपास गोवंश जो है वो हमारे आशंकित संक्रमित है और 9 जो गोवंश है वो इस तरह के लक्षण से जिसमें इस तरह की बीमारी आई है उससे इनकी मौत हुई है। डॉक्टर, एक लोगों में भ्रम बना हुआ है कि जो पशु इस बीमारी की चपेट में आ चुका उसका दूध पीने से कतरा रहे हैं, ऐसा भी कुछ है? नहीं, देखिए जी, कोई भी बीमारी हो उसका दूध जब हम पशु का पीते हैं तो एक आम नागरिक के अंदर ऐसा भय रहता है कि शायद कहीं न कहीं ये हमारे में आ जाए। लेकिन हमारे देश में जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी है तो उसके बाद में लोग जो पहले कच्चा दूध पीते थे आजकल उबाल के पीते हैं। तो उबाल के दूध पीने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे तो दूध से बहुत सारी बीमारियां जैसे टीबी है, ब्रुसेलोसिस है, इनके जो बैक्टीरिया है वो भी दूध में आते थे। तो इसीलिए दूध उबालने की प्रथा स्टार्ट हुई। और अगर हम जो पैकेट वाला दूध लेते हैं तो उसके अंदर जो आपने देखा होगा कि पाश्चुरीकृत मिल्क, तो पाश्चुराइजेशन जो टेक्निक है वो टेक्निक इसीलिए इजाद हुई कि कहीं भी जो रॉ मिल्क है, कच्चा दूध है, उसके अंदर कहीं भी कोई भी इस तरह का बैक्टीरिया या वायरस हो तो वो पाश्चुराइजेशन के बाद और बॉइलिंग के बाद खत्म हो जाए। आप यहाँ पे इलाज कर रहे हैं पशुओं का, आंकड़े क्या कहते हैं, कितने पशु इस बीमारी की चपेट में रतिया एरिया में खास करके? देखो, रतिया एरिया में जितनी मेरी नॉलेज है और जितना हमारे पास मेरे फील्ड स्टाफ से जो आंकड़ा आ रहा है उसमें लगभग 300 के आसपास आशंकित संक्रमित जो आपके संज्ञान में आए हैं, जो नहीं आए वो अलग थे। देखो, कुछ जो रिमोट दूर दराज के एरिया में है जो हमारे हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे, तो वो आंकड़ा और भी हो सकता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे जो पशुपालक साथी हैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि आपको अगर कोई भी इस तरह के लक्षण जो इस बीमारी के हैं, जिसके अंदर आपके चमड़ी पे धब्बड़ हो जाते हैं, तेज बुखार आता है, पशु की आंख से आंसू बहता है, नाक से डिस्चार्ज बहता है और सलाइवा जो लार है वो गिरती है, पशु का दूध अचानक से गिरावट आ जाती है और जो कमजोर पशु हैं उनके पैरों में सोजिश आ जाती है, और इस तरह की जो लक्षण आप देखें तो आप नजदीकी हमारा जो औषधालय है, जो हमारा वेटनरी हॉस्पिटल है, वहाँ हमारा जो VLDA है, जो हमारा वेटनरी सर्जन है, वहां तक आप इस चीज की जानकारी दें, क्योंकि इसमें क्या है कि जो मक्खी मच्छर और जो टीचर है उनसे ये बीमारी फैलती है। अशोक, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हालांकि ये जो भी पशुपालक सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को उनके लिए ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन होगी जानने की, ये जो वायरस है ये फैल कैसे रहा है, साथ ही क्या पशुपालक अपने पशुओं को बचाने के लिए कोई उपाय भी कर सकते हैं? देखिए, ये जो बीमारी है इसको लेकर एक पशु में जिस तरह आ जाती है उसको लेकर साथ में खड़ा पशु हो उसमें भी फैलने का डर बैठा बना हुआ है, इसको लेकर भी बातचीत कर सकते हैं। हाँ, ये बताएं, ये एक पशु से दूसरे पशु में भी आती है बीमारी? बिल्कुल, एक पशु से दूसरे पशु में सीधा फैलने का जो चांसेज है वो बहुत कम है, लेकिन क्या है कि जो वेक्टर बोर्न डिजीज है ये, मतलब जो मक्खी मच्छर और जो टीचर है, क्योंकि टीचर एक पशु का खून पी के दूसरे पशु पे चले जाते हैं, तो उससे इसके संक्रमण ज्यादा होते हैं, मच्छर से भी ऐसे ट्रांसफर होती है। और ये स्पेशली ये जो रतिया वाला बेल्ट है, क्योंकि यहाँ टावर लगता है तो लो लाइन एरिया है, तो यहाँ जो टर्बुलेंस फ्लाई है उसका प्रकोप भी ज्यादा है, तो
इस बीमारी के साथ साथ हीमोप्रोटोजोन डिजीज जैसे आपका थाइलेरिया है, बबेशिया है, टिपेनोसोमिया है और एनाप्लाज्मोसिस है, इनके भी चांसेस रहते हैं, स्पेशली जो क्रॉस ब्रेड कैटल है और जो स्टेफोडर्सी क्रॉस कैटल है। पहचान क्या है इसकी? जिस तरह ये मेरे सामने पशु खड़े हैं, यही पहचान है इनकी जो? हाँ बिल्कुल, जैसे ये तो हमारा इस गौशाला का पहला पशु है जिसमें ये देखा गया। इसके अंदर आप जो स्किन पे लीजन देख रहे हैं, ये तो अब रिकवरी फेज पे है। आज इसको लगभग 22 दिन हो गए हैं, अब ये रिकवरी फेज पे है। तो इसको लेकर जिस तरह ये बताया जा रहा है कि इस जो बीमारी पशुओं में चर्म रोग में फैली है, ये इंसान अगर साथ रहेंगे उनमें भी फैल सकते हैं? नहीं बिल्कुल, अब देखो आपके सामने हम भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बिना किसी ग्लास के और के हम काम कर रहे हैं और लगभग हमें 20-25 दिन हो गए इनके साथ काम करते हैं। अशोक, ये भी जानिए डॉक्टर से कि एक पशु को ठीक होने में, रिकवर होने में समय कितना लगता है? 1929 के अंदर ये जाम्बिया में आई और उसके बाद में अशोक, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो? दोनों की डिजीज नहीं है। आप ये बताएं, एक पशु में अगर ये इनकी बीमारी आ गई तो उसकी रिकवरी ठीक होने में कितना समय लगता है? लगभग 3 से 4 सप्ताह लग जाते हैं पूर्णतः उसको नॉर्मल होने में। 4 सप्ताह का समय लगता है? बिल्कुल। तो इसके लिए वैक्सीन है किस तरह है? देखो, इसके लिए एज सच वैक्सीन नहीं है, क्योंकि ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है और जो ये लंपी स्किन डिजीज वायरस है, ये पॉक्सविरिडी फैमिली का वायरस है। तो जो लंपी स्किन डिजीज वायरस है, जो शीप पॉक्स वायरस है, जो गोट पॉक्स वायरस है, इनकी आपस में समानताएं देखी गई है। तो जो गोट पॉक्स वायरस है उसकी क्रॉस इम्यूनिटी जो है वो इस बीमारी के अंदर मतलब हेल्पफुल है। इसलिए गोट वैक्सीन जो है वो भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमारे हरियाणा प्रदेश में हमारे पशुपालन मंत्री जेपी दलाल जी ने वैक्सीन उन्होंने प्रचुर करी है और हमारे फतेहाबाद जिले के अंदर भी कुछ डोज, क्योंकि समय बहुत कम था और प्रोडक्शन भी आपको पता है कि जब इस तरह की चीजें होती है तो प्रोडक्शन बड़ा, क्योंकि इसका प्रोडक्शन करना इतना आसान नहीं है जितना एक पशुपालक सोचता है। तो कुछ डोज जो हमारे फतेहाबाद जिले में पहुंची है और फतेहाबाद के तीनों उपमंडल के अंदर आज बांट दी गई है। तो इसमें डिटोल भी फायदेमंद साबित हो रही है? देखो, डिटोल एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का काम करती है। तो जिन पशुओं के अंदर जो चमड़ी पे धब्बड़ जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि चमड़ी पे जो दरार है आएगी। और आपको पता है कि चमड़ी जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, कि पहला सुरक्षा का घेरा है। अगर वो जो फट जाएगा तो जो दूसरे वातावरण में जो बैक्टीरिया, कीटाणु, वायरस है वो अटैक करेंगे तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इंफेक्शन होने के चांस ज्यादा है। तो डिटोल इसके अंदर डेफिनेटली काम करती है। चलिए अशोक, रोक रही हूँ आपको, आपसे जानकारी और हम लेंगे, बने रहिए आप। लेकिन उससे पहले सिरसा का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी अमित तिवारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, पशुओं की ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, वो देख रहे हैं हम कितनी तेजी से फैल रहा है। अगर सिरसा की बात करें तो वहां पे कैसे हालात है? बिल्कुल सृष्टि, अगर उत्पात मचाया इस वायरस ने और काफी पशुधन का नुकसान हुआ। और सिरसा भी साथ लगता है, बॉर्डर का इलाका है। इसके बाद यहाँ का ही पंजाब और हरियाणा जो राजस्थान है, वहां से जो वायरस था वो यहाँ भी आया है। हालांकि अभी काफी स्थिति नियंत्रण में है। पशुपालन विभाग की बात करें तो लगातार सक्रिय है। हमारे साथ मौजूद हैं पशुपालन विभाग के उप निदेशक है डॉक्टर विद्यासागर बंसल जी। निदेशक है डॉक्टर विद्यासागर बंसल जी लगातार इस लंपी वायरस को लेकर सक्रिय हैं और तमाम गौशालाओं का वो जायजा भी ले रहे हैं। तमाम पशुधन जो बड़े पशुपालक है उनसे भी संपर्क में, उनसे जानते हैं। सर, स्वागत हरियाणा न्यूज में आपका। क्या कुछ जो उपाय आपकी तरफ से किए गए हैं, किस प्रकार का अभियान जो है वो चलाया गया है? हमारी तरफ से सिरसा जिला में जो सर्वप्रथम जो बीमारी है, जो पंजाब बॉर्डर के लगते एरिया में आई है, डब वाली सब डिवीजन में और काला वाली सब डिवीजन में। और जहां जैसे ही हमें बीमारी का पता लगा, उससे पहले ही हमने हमारे पशु चिकित्सकों के माध्यम से सभी गौशाला वालों को और आम पब्लिक को जागरूक करना शुरू कर दिया था। तो अब सर, कितना बड़ा खतरा है, कितना अब तक नुकसान अगर बात करें, कितना हो चुका है और आगे रोकथाम के लिए आप पशुपालकों को क्या हिदायतें देंगे? अभी तक सिरसा जिला में कुल 4442 केसेस रिपोर्टेड हुए हैं और उनमें से 3465 केस रिकवरी हो चुके हैं, जो लगभग 78% के करीब है, जिसे हम एक अच्छी रिकवरी मानते हैं। इसके साथ साथ कुछ गौशालों में और आम ग्रामीणों के लगभग 84 पशुओं की डेथ भी हुई है। और इसके लिए हम पशुपालकों को, गौशाला वालों को बार बार हम आग्रह करते हैं कि एक तो अपने पशुओं के नीचे सफाई का विशेष ध्यान रखें। पशुओं के नीचे फर्श हमेशा सूखा रहना चाहिए। नंबर 2, वहां पर जो मक्खी है, मच्छर है और चिचड़ों के लिए किसी भी कीटनाशक
या इंसेक्टिसाइड दवाई का स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि मक्खी, मच्छर और चीचड़ वहां ना पनपे, क्योंकि ये बीमारी आमतौर पर ठीक है, संपर्क यहां पर टूट गया है, लेकिन जानने की हम कोशिश करेंगे आगे भी कि ये जो बचाव के क्या उपाय हैं जो पशुपालक अपना सकते हैं। फरीदाबाद से मैं रुक करूंगी जयप्रकाश भाटी का। जयप्रकाश, फरीदाबाद में कैसे हालात? बिल्कुल सृष्टि, देखिए जिस तरीके से लगातार पशुओं के अंदर जो है लंपी वायरस जो है वो तेजी से फैल रहा है, लेकिन अगर फरीदाबाद की खासतौर पर बात की जाए तो फरीदाबाद के अंदर जो हालात जो है वो बिल्कुल सही बने हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, सत्यवाहन जो है डॉक्टर, पशुओं के डॉक्टर हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि लगातार जिस तरीके से वायरस जो है वो तेजी से फैल रहा है फरीदाबाद में, किस तरीके का असर इसका देखने को मिल रहा है। डॉक्टर साहब, हरियाणा न्यूज में आपका नमस्कार, स्वागत है। अगर फरीदाबाद की खासतौर पर बात की जाए तो किस तरीके के जो वायरस है, कितने पशुओं में अभी तक ये केस पाए गए हैं? मेरी तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है, हमारे फरीदाबाद में तो बहुत कम लक्षण देखने को मिलते हैं इस रोग के, और गौशाला हमारे फरीदाबाद में 3 गौशालाएं हैं। एक ऊंचा गांव में है, गौ मानव सेवा ट्रस्ट के नाम से, गौरक्षा सदन के नाम से फरीदाबाद में है, और एक बडकल में है। तो 3 गौशालाओं तीनों में ही ऐसे कोई लोग के लक्षण देखने को नहीं मिले हैं अभी तक। बात की जाए तो किस तरीके के लक्षण है, कैसे पता पड़ता है कि वो गौवंशों के अंदर जिस तरीके से वायरस जो है वो तेजी से फैल रहा है, इसके बचाव की अगर बात की जाए किस तरीके से बचाव इनका कर सकते हैं? शुरुआत में जैसे देखते हैं हम जो गौवंश को, इसको एक तो गांठदार रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये संक्रमण के तहत फैलता है। जैसे आपके उसके गौवंश के शरीर पे पहले हल्की हल्की गांठ हो जाती हैं, उस गांठों में धीरे धीरे फिर उसमें जो बिल्कुल सॉफ्ट छाले होते हैं उस तरह का एक छाले के टाइप में शरीर में हो जाता है, और उसमें खुजली मचती है। उस खुजली के साथ में, जब वो खुजली मचती है उसके साथ में नाक से हल्का भाप भी आता है और हल्का टेम्परेचर हो जाता है गौवंश को। तो वो एक तो बेचैन रहता है, बुखार होता है, चारा छोड़ देता है। तो इस तरह की उसको परेशानियां बनती हैं। अगर मान लो कोई गौवंश दूध दे रहा है तो वो लगातार दूध उसका घटता चला जाता है, जिससे भी जो पशुपालक हैं या फिर हमारे जो गौशाला वाले हैं उनको दूध की ओर से भी काफी नुकसान होता है। बचाव किस तरीके से किया जा सकता है, इनके बचाव क्या है इसका? इसके बचाव का सबसे पहले तरीका ये है कि एक तो जो गौवंश बाहर से आ रहा है उसको आप गौशाला में लो ही मत। दूसरा, अपने गौवंश को बाहर मत भेजो। अगर कोई गौवंश लगता है गौवंश कोई संक्रमित हो गया है तो उसको अलग बाड़े में रखें, और उसकी प्रॉपर सफाई है, इंजेक्शन वगैरह है, उसका जो प्रॉपर देखभाल है उसकी अलग से की जाए। तो इसका तरीका यही है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हो कि बाहर के जो पशु हैं, आवारा पशु हैं, उनको अंदर ना लें, लगातार फरीदाबाद और बल्लभगढ़ की खासतौर पर बात की जाए तो रोडों पर जो आवारा पशु हैं उनकी तादाद सबसे ज्यादा है। इस बीच अगर उनमें कोई वायरस फैलता है तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होती है? तो ये जिम्मेदारी तो एमसीएफ की है। भाई एमसीएफ की गौशालाएं हैं, एमसीएफ से मान लो जैसे हम हैं, गौ मानव सेवा ट्रस्ट गौशाला है, जो इन्होंने कई बार जमीन के लिए, नवादा गौशाला के लिए भी और कई गौशालाओं के लिए भी, सुनपेड़ गौशाला के लिए भी बनाने के लिए प्रयास किया है कि भाई जो गौवंश है उसमें से हम बहुत सारा गौवंश उस गौशाला में हम ले लेंगे। परंतु एमसीएफ की ओर से कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारी गौशाला की जो कैपेसिटी है वो 220 की है, क्योंकि टोटल जो जमीन है वो 6000 गज है, 4000 गज हमारे यूज में है। तो उसमें 220 की कैपेसिटी में आज की डेट में हमने 650 गौवंश रखा हुआ है। तो और जो रोड पे गौवंश घूम रहा है तो इसमें गौशाला वालों की कहाँ जिम्मेदारी है, कहाँ ये गौवंश लेंगे? डॉक्टर साहब, एक चीज और कि जिस तरीके से वायरस जो है पशुओं के अंदर फैल रहा है, तो ये अगर इंसान इसके टच में आता है तो क्या इंसान के भी ये लगने का डर है कुछ? देखो, ये चीज तो जो पशुओं के डॉक्टर हैं वो क्या आदमियों के डॉक्टर ही बता पाएंगे। सबसे पहले है कि अपनी डॉक्टर खुद अपनी सावधानी बरते। जितने भी ये हमारे वेटनरी के डॉक्टर हैं वो अपनी सावधानी बरतें। इसका तरीका यही है। देखिए सृष्टि, साफ तौर पर इनका कहना है कि लगातार जिस तरीके से वायरस जो है वो तेजी पर, लेकिन फरीदाबाद के अंदर खास तौर पर जो सावधानियां जो हैं इनकी तरफ से बरती जा रही है। पशु जो बाहर के पशु हैं उनको, गौशालाओं की बात की जाए तो उनके अंदर जो है वो नहीं लिया जा रहा, लेकिन फरीदाबाद में अभी तक कोई भी ऐसा कोई मरीज वो जो बीमारी है पशुओं के अंदर नहीं मिली है। जी ठीक है, चलिए, इसके लिए सावधानियां बरतनी भी जरूरी है। अशोक का मैं रुख करूंगी। अशोक से संपर्क टूट गया है तो सिरसा चलते हैं सीधे। अमित तिवारी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित तिवारी से संपर्क टूट गया था, बचाव के उपाय अमित आपकी तरफ से बताए जा रहे थे, उस बात को कंटिन्यू कीजिए। साथ ही अमित, मैं आपसे एक और सवाल ये भी करना चाहूंगी। हालांकि ये जो
वायरस है, ये जो बीमारी है, ये क्योरेबल है, ये इससे पशु जो हैं वो ठीक हो रहे हैं, लेकिन खतरा कितना है पशुओं को इससे, क्योंकि मौतें भी हो रही हैं। बताया जा रहा है वायरस जिन पशुओं को हुआ है, जिन गाय भैंसों को हुआ है, उनकी मौत भी हुई है इससे। जी बिल्कुल सृष्टि, सबसे बड़ी बात है कि प्रिकॉशन के रूप में जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे अभी कि साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, जो दवाइयां हैं उनका जो जरूरी छिड़काव है वो करना चाहिए। पशुओं की मौतें होना वो काफी चिंताजनक है। हालांकि हरियाणा में अभी स्थिति नियंत्रण में है। अगर मैं सिरसा की बात करूं, जैसा डॉक्टर साहब से बीच में बात रुक गई थी, अभी बने हुए हैं डॉक्टर विद्यासागर बांसल हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं पशुपालन विभाग के। डॉक्टर साहब, मौतें जरूर हुई हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? मौतें अवश्य इसमें हुई है। साथ में ये लंपी स्किन डिजीज होने की वजह से उनमें स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से उनकी मौत हो जाती है। अगर बात करें विभाग के प्रयासों की, कितने प्रयास जो किए गए और कितने कारगर रहे? हमारा पशुपालन विभाग सिरसा जिला में 8 पशु चिकित्सालयों व 168 पशु औषधालयों के माध्यम से सभी पशुपालकों और 2 गौशालों में अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे हैं। जब भी किसी से कोई भी कॉल आती है तो हमारा विभाग तत्पर उस पशु को देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा की जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और दूसरा इसमें महत्वपूर्ण भाग जो है वो पशुपालकों का है, पशुपालन का है। और सिरसा की बात करें तो सर्वाधिक गौशालाएं हैं, तो ऐसे में कैसे तालमेल बिठाया जा रहा है? कितनी गौशालाओं में मामले सामने आए हैं? क्योंकि काफी गौशालाएं वो दूध भी अपना बेचती हैं, तो लोगों के लिए क्या हिदायतें आपकी ओर से? लगभग सरसा में 135 रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं। सरसा में 135 रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं। उनमें से आज तक लगभग 67 गौशालाओं में ये LSD की बीमारी रिपोर्टेड हुई है। कुछ गौशाला में ज्यादा तीव्र है, जैसे डबली गौशाला में है, रामपुरा बिश्नोइया में है, और बाकी गौशालाओं में इक्का दुक्का केस देखने को मिल रहे हैं। और इन गौशालों से हमारा संपर्क जो हमारी टीम में है, हर पशु चिकित्सक या VLD हर गौशाला में हमारा नित्य जाता है ताकि पशुओं की देखभाल कर सके और उनको उचित इलाज दे पाए। वायरस के फैलाव के लिए क्या और हिदायतें आप पशुपालकों को देना चाहेंगे? वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मैं पशुपालकों एवं प्रशासन से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक तो जो कि पशु मेले या मंडियां कहीं भी लग रही हो अन्य प्रांतों में, उनकी तुरंत रोक होनी चाहिए। और पशुपालकों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बाहर का पशु दूसरे प्रांत से या दूसरे गांव से अपने गांव में मत आने दे और अपने पशु को बाहर भी मत। ठीक है, रोक रही हूं अमित यहां पर आपको। इस बीच लीडर ऑफ ऑपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। बीमारी है लंपी वायरस, ये 8000 से ज्यादा तो अकेले एक यमुनानगर जिले में, और इसी वास्ते जो दूध की एकदम कीमत बढ़ी है वो भी एक कारण, दूध का उत्पादन कम हो गया, ये बड़ा वो है। लेकिन सरकार को जितने कदम उठाने चाहिए, जो इंजेक्शन लगाने चाहिए, जो प्रिकॉशन लेनी चाहिए, उसमें भी कमी है। और लोगों से भी मेरा ये आग्रह है कि चाहे गौशाला है चाहे कोई है, अगर कोई भी इससे लंपी वायरस किसी कैटल को होता है तो उसको दूर आइसोलेशन में रखे ताकि उसका फैलाव ना हो। क्योंकि गौशाला को भी इतना अनुदान नहीं दिया जितना देना चाहिए। हम सारे जितने गौशाला के हैं, सारे हरियाणा के जो एसोसिएशन बनी हुई है वो मिले थे, और हमने असेंबली में भी उठाया था कि भाई सरकार को चाहिए 50 रुपया पर गाय प्रति दिन दे। तो वो कह रहा है अगर हमारे को ये मिलेगा हमारे उसके रख रखाव का, तो हम एक भी गौवंश सड़क पर नहीं आने देंगे। तो देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सुन रहे थे, कहा उन्होंने कि सावधान रहना बहुत जरूरी है, इसके साथ ही अनुदान जो गौशालाएं हैं वहां पर करना बहुत जरूरी है। और मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।